हेलो एंड वेलकम बच्चों, आपके अपने चैनल AMPC पे, जहाँ पे हम लोग फिजिक्स और उससे जुड़ी बातें करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो 11th क्लास का अगर हम लोग सिलेबस स्टार्ट करें तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पहले सिलेबस की कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं। हाउएवर, अगर हम लोग सिलेबस की बेसिक चीज़ों की बात करें तो हमारा NCERT का या हमारे 11th के सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल वर्ल्ड। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसकी वेटेज अगर मैं कहूँ कि आपके स्कूल के टेस्ट में या CBSE में जो भी आपका स्कूल का एग्जामिनेशन होगा, इसमें बड़ी लिमिटेड वेटेज होती है। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है या शायद नहीं आता। अच्छा, अब इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आपके JEE मेंस में, एडवांस में, नीट के एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर की, हमारे NCERT के फर्स्ट चैप्टर की 11th क्लास में वेटेज नहीं है। तो हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं? बिकॉज जब हम चीजें पढ़ रहे होते हैं पूरे साल भर और फिर हम सोचते हैं कि हम इतनी सारी चीजें जो हम लगा रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये सारी चीजों का हमारा मतलब क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, है ना? हम इतनी फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका स्कोप क्या है? तो बच्चों, ये स्कोप जानने के लिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है। मैं कभी भी इस चैप्टर के को शुरुआत करे बिना या इस चैप्टर को छोड़ करके मैं कभी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि होता क्या है कि हमें यही से पता चल जाएगा कि हमारा फिजिक्स का स्कोप कितना है। तो फिजिक्स में क्या जानना है, क्या नहीं जानना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक, ये कहीं ना कहीं पूरी 11th-12th की चीजें इस फिजिकल वर्ल्ड में आ जाती है। फिजिकल वर्ल्ड हमें ये बताता है कि हमारी साइंस कितनी बड़ी है, साइंस में क्या है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत होती है शब्द साइंस से। साइंस अगेन हमारा ग्रीक वर्ड है और ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, जिसको ग्रीक भाषा से लिया गया है साइंटिया। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है और इसका मतलब है जानना। ठीक, तो साइंस बेसिकली इसका मतलब है जानना। So what is this science? Science is a systematic observation to know or systematic way to observe natural phenomena in as much detail and depth as possible. मतलब एक सिस्टमेटिक वे में हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे नेचर में, हमारे नेचुरल फेनोमेना में किस तरीके से चीजें हो रही हैं। और ये सारी चीजें जितनी गहराई में आप लोग जानोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, ये हमारी साइंस कहती है। अच्छा, गहराई में जानेंगे तो उससे होगा क्या? हम इससे अपनी आगे की चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, प्रिडिक्ट का मतलब साइंस में जैसे अब हो गया है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड 365.24 दिनों में, 365.24 डेज में सन के अराउंड अर्थ एक चक्कर लगाती है। तभी तो हर 4th ईयर लीप ईयर होता है ना? तो अब अर्थ अगर इस तरीके से सन के चक्कर लगा रही है, इन द सेम वे बच्चों मून भी अर्थ के अराउंड ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सीन हुआ। जैसे मैंने बोला कि बच्चों मान लो हमारा सन है, तो सन एक जगह पर, अर्थ इस तरीके से इसके रिवॉल्यूशन लगा रही है, हाँ, तो मान करके चलो सन यही है, और ये हो गया हमारा मून। तो मून भी इसके अराउंड ऐसे ऐसे घूम जाता है ना? तो ऐसे ऐसे घूम जाता है। तो होगा क्या कि जैसे अगर मून कभी अर्थ और सन के बीच में आ जाए तो उस टाइम पे सोलर एक्लिप्स हो जाएगा। तो अब हमने क्या करा? सोलर एक्लिप्स को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सोलर एक्लिप्स हो जाएगा। जब सोलर एक्लिप्स हो जाएगा तो हमें उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ना। तो डिटेल में उसी नेचुरल फेनोमेना को, साइंटिया को जानना, इस डिटेल में सोलर एक्लिप्स को जानना, ये हमारा साइंस के अंदर आता है। ठीक, आई बात समझ में? अब अगर हम इसको जान लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगला सूर्य ग्रहण कब होगा। ठीक है, सो दैट हम उसको स्पेशल ग्लासेस से देख सके। अच्छा, वो जो हमने स्पेशल ग्लासेस लगाए, गॉगल्स लगाए, वो भी हमारे साइंस या फिजिक्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है साइंस का कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में जानना, ताकि हम उसे प्रेडिक्ट कर सके, मॉडिफाई कर सके या और ज़्यादा चेंज ला सके।
ठीक है, तो अब आप इसको साइंस बच्चों, तो हमारी साइंस की ये डेफिनेशन है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिटेल में इसको जानेंगे, और डिटेल में जानने के बाद जो नॉलेज हमें मिली उस नॉलेज से हम लोग क्या करेंगे, उस नॉलेज से हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं फेनोमेना को, ठीक है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, मॉडिफाई से एक और चीज याद आई कि जैसे आप लोग ये सोचो कि आज से कुछ टाइम पहले तक अगर हम लोग अपनी मोटर व्हीकल की बात करें, ठीक है, इवन आज से 100 साल पहले जाओ, तो वो मोटर व्हीकल्स नहीं थे, उस टाइप के इंजन, इवन फरारी या ऑडी भी हमारे उस टाइप के इंजन नहीं देते थे जिस टाइप के इंजन आज की डेट में है, अगर मैं पेट्रोल या डीजल इंजन की बात करूं तो, ठीक। और इलेक्ट्रिकल इंजन का तो हम सोच ही नहीं सकते थे। तो इवन इलेक्ट्रिकल कार्स है वो कितनी ज्यादा स्पीड देती है ना, तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा कि कुछ गाड़ियां जो है वो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को भी टच कर देती है ना, F1 की रेसिंग में भी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, साइंस में अपनी नेचर की चीजें जानने के बाद कि इतना फ्यूल, इतना पेट्रोल बर्न होगा, इतने सीसी के इंजन में बर्न होगा तो इतनी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो ये सारी चीजें जो है ना ये बहुत सिंपल है, बहुत नेचर से रिलेटेड है, और उसी को हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। कई बार हम इसको ओवरकम भी करते हैं। तो ओवरकम कहने का मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों, मैंने कहा कि नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना है कि अगर पानी बहेगा तो वो पहाड़ों से जमीन की तरफ बहेगा, ये नेचुरल फेनोमेना है। तो हम नेचर की, कुदरत का नियम है, मैं इसको थोड़ी उल्टा कर दूंगा कि मैं जमीन से पानी छोड़ूंगा और वो पहाड़ों पर चला जाएगा, ग्लेशियर में चले जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर मैं इस पेन को जस्ट छोड़ूंगा तो ये नीचे ही गिरेगा, छोड़ने पर ये ऊपर उड़ के नहीं चले जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका नेचुरल फेनोमेना यही है, इसका मतलब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि वो फोर्स दिखे या ना दिखे, मतलब दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती। जैसे मैंने इसके इधर एक रस्सी बांधी के मैं इसको इधर खींच रहा हूं, तो इधर खींच रहा हूं तो इधर आ गया, तो वो दिखेगी आपको, ठीक, वहां यह कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। लेकिन कई बार क्या है कि अगर मैं इसको सिर्फ छोड़ दूंगा नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरना भी एक नेचुरल फेनोमेना है ना। तो ये सारे नेचुरल फेनोमेना को स्टडी करने का एक तरीका है, जिसमें हम लोग करते क्या है, साइंस को स्टडी करने के मेथड में, तो अगर हमें साइंस को स्टडी करनी है तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, ठीक है, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, बार बार करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उस पे रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग, ठीक है। अब रीजनिंग के बाद, ठीक है, रीजनिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग के बाद हम लोग उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, और फिर हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे या वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई वर्ड इज अ बेटर वे, वेरीफाई। तो ये हुआ क्या, दिस इज अ वे टू साइंटिफिक स्टडी है बच्चों, साइंटिफिकली स्टडी करने के 5 मेथड। अच्छा, तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये सारी चीजें ना हमारी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर चल रही है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, उसके अंदर साइंस आती है, उसके अंदर फिजिक्स आती है, उसके अंदर हम लोग और भी मतलब डिटेल में चीजें पढ़ते हैं। तो बेसिकली है तो फिजिकल वर्ल्ड, और साइंस को पढ़ने का तरीका है, तो साइंस को पढ़ने का तरीका ही मैं डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, आगे के चैप्टर में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो पहले हम लोग बस थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हमें साइंस को पढ़ने के तरीके क्या हैं। जैसे ऑब्जर्व मतलब आपने देखा है पेन नीचे गिर रहा है। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं ऑब्जर्व की ही बात करूं तो हर वो नेचुरल फेनोमेना जो मैं देख सकता हूं, ठीक है, जैसे अगर हवा भी चल रही है तो मैं हवा को ऑब्जर्व करूंगा, फिर कृत्रिम तरीके से हमने हवा को जनरेट करा, मतलब मैन मेड वे टू जनरेट, तो एक्सपेरिमेंट करा, फिर उसके बाद हम उस पर रीजनिंग करेंगे कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। जैसे होता क्या है कि मतलब इंडिया में कई बार ऐसा हुआ है, जैसे एक बार साउथ में सुनामी आई थी, है ना, तो वो बहुत डिजास्टरस था। इवन उड़ीसा के साइड जो हमारे शोर के एरिया है, नियर अबाउट जो भी हमारा तटीय क्षेत्र है, शोर मतलब तटीय क्षेत्र, तो तटीय क्षेत्र के जो एरिया हैं, ठीक है, नियर द शोर, कई बार अलग अलग से तूफान आ जाते हैं, ठीक है, नाम तो उनके बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, है ना, कोई कैटरीना तूफान, तो कोई करीना तूफान, तो नाम तो बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें तबाही बहुत मचाते हैं। तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उन सब चीजों को ना मॉडिफाई करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा कभी ना हो, है ना। तो
अब उसके लिए हमने मतलब मैनमेड तरीके से उसको क्रिएट करा, जनरेट करा, फिर हम देख रहे हैं कि इतना डैमेज कर रहा है, ठीक है। तो वो सारे डैमेज की हमने रीजनिंग करी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी कि हाँ ठीक है, इतने अगर तेजी से हवा चलेगी तो इतना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह रहे हैं। अब उसको हमने वेरीफाई करा, मॉडिफाई करा, ये सारी चीजें हुई, है ना। तो यहाँ तक आ रही है बात समझ में? तो हम इस तरीके से साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, है ना, जो भी हमारे टॉपिक हुए। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो साइंस में दो अब कैटेगरी में चीजें डिवाइड हो गई, एक लिविंग थिंग्स, एक नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। तो लिविंग थिंग्स का मतलब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगेन जो नेचुरल फेनोमेना है, पेड़ का बढ़ना भी नेचुरल फेनोमेना है। इस नेचुरल फेनोमेना में आप बोलोगे कि सर जड़ें जो है वो जमीन के नीचे ही जाएंगी, पत्तियां जो है, फूल जो है वो ऊपर की तरफ, फल फूल ऊपर की तरफ ही उगेंगे, है ना। हालांकि जब फल पक जाते हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। अगेन इसके पीछे भी फिजिक्स ही है, ठीक है, कि जब फल बड़े हो जाते हैं, पक जाते हैं, वो नीचे की तरफ लटकते हैं। कई बार हवा चलती है तो जो पके हुए फल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। बट हाउएवर कि उसके अंदर किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हुई, तो वो सारी चीजें हमारी बायोलॉजी में आती है। लेकिन बच्चों अगर मैं बायोलॉजी की भी बात करूँ ना, तो उसमें भी हमें फिजिक्स जरूर जाननी पड़ेगी। तो इवन आप में से बहुत सारे बच्चे पीसीबी आपने ली है और आपको लगेगा कि सर हम तो बायोलॉजी, हम तो बड़े होकर के डॉक्टर बनेंगे और हम अपने जो भी है उसकी मेडिकल से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, तो सर हम लोग फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? तो बच्चों फिजिक्स जो है ना, मैं आपको बताता हूँ। ओके बच्चों, तो साइंस की हमारी ब्रांच है फिजिक्स, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो शुरू करते हैं कि फिजिक्स क्या है। अच्छा, ये मैंने कहा लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग में केमिस्ट्री आती है और भी डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं। इवन बट फिजिक्स क्या है, तो मतलब मैं आपसे किस तरीके से बताऊं। देखो, अगर आप सोचोगे कि फिजिक्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट का नीचे गिरना फिजिक्स है, ठीक है। हवा चलना, इसमें भी जो प्रेशर डिफरेंस होता है तो वो फिजिक्स है। आपके मोबाइल में इंटरनेट या वाईफाई चल रहा है तो उसके लिए जो कनेक्शन की जो वेव्स आ रही हैं वो भी फिजिक्स है, ठीक है। और आप लोग ऐसे देखो कि आपके जो स्पीकर हैं जिसके थ्रू आप मेरी बातें सुन रहे हो, तो उस स्पीकर में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ऑडियो में या वॉइस में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी एक फिजिक्स है। अगर हम कहें कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वो भी एक फिजिक्स है, ठीक। क्या होता है रात के टाइम पे समुद्र का एरिया मैंने देखा था एक बार, तो रात के टाइम पे पानी थोड़ा ज्यादा ऊपर तक आ जाता है, ठीक है। हाई टाइड, लो टाइड, बहुत सारी, तो ये सारी चीजें फिजिक्स है। हमारा ऐसे समझो कि अगर कई बार पतीला गर्म होता है और चाय बनाते वक्त गलती से उसमें हाथ टच हो जाना, ठीक, तो गलती से उसमें हाथ टच हो जाना और हमारा बस वो गर्मी फील करना भी एक फिजिक्स है, ठीक है। और अगर हम लोग अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बात करें, ठीक है, तो एक कील ली मैंने, हथौड़े से उसको दीवार के अंदर ठोक दिया तो कील का अंदर जाना, वो भी एक फिजिक्स है। अच्छा, उस कील में भी अगर मैं कहूँ तो देखो, ये एक तरीके से पेंसिल हो गई, आप मान लो कि ये कील है, कील तो नहीं है मेरे पास अभी, तो ये आगे से पतली है और पीछे से इस तरीके से थोड़ी ब्रॉड है। तो बच्चों, जब मैं कील को ऐसे दीवार में ठोकूंगा तो मैं इस साइड से ठोकूंगा तो ये अंदर जाएगी, इसको मैं कभी ऐसे नहीं ठोकूंगा, है ना। तो इस तरफ से क्यों नहीं ठोकेंगे, ये जानना भी कि फिजिक्स है, क्योंकि उस साइड को पतली होती है, उस साइड को मोटी होती है। अगर आप लोगों को पता है कि मैं इसको इस पतली साइड से ठोक करके मोटी साइड दीवार के अंदर क्यों नहीं उसको एम्बेड कर सकता, है ना, कील को ठोक सकता, तो आप बताओ मुझे एक बार ये स्टेटस में नीचे आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग इसको कमेंट करके बताओ। तो ये सारी चीजें फिजिक्स हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या कि बहुत सारे बच्चे जो बायोलॉजी सिर्फ जिनके पास पीसीबी है ना, तो आप लोगों को आगे अपनी बायोलॉजी ही पढ़नी है, आपको डॉक्टर ही बनना है, तो उसमें भी क्या है कि उसमें भी अगर आप लोग जैसे होता है ना वो एंडोस्कोपी बायोलॉजी में, तो एंडोस्कोपी में क्या करते हैं कि इवन ह्यूमन बीइंग्स या तो फिर कोई एनिमल भी हो गया, तो उनके माउथ में हम लोग ना एक कैमरा डालते हैं। वो कैमरा जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के साथ कनेक्टेड होता है, फिर उसके अंदर का हम सारी स्टडी करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसे कह लो कि फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स है तो हमारा सब कुछ, लेकिन आसान शब्दों में ये बेस है। किसके लिए बेस है? एस्ट्रोनॉमी में भी आ जाएगा,
एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। फिर बच्चों ये हमारा केमिस्ट्री का भी बेस है, कि एटम कैसे बना, वो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है कि एटम कैसे बना, ठीक है। फिर बायोलॉजी का भी बेस है, ठीक। फिर हमारा जियोलॉजी का भी बेस है, फिर सेस्मोलॉजी का भी बेस है कि भूकंप जब आता है तो कितने रिएक्टर पर आता है, क्या है। तो फिजिक्स एक्चुअली हर जगह है, ठीक। आप लोग अपनी चेयर पे बैठे हुए हो इस वक्त, और चेयर पे बैठे हुए हो और आप अपने रेस्ट पे हो, तो इसके पीछे भी फिजिक्स है। इमेजिन करो चेयर में जिसमें आप बैठे हो उसमें 4 पहिए हैं, 4 पाए हैं, है ना। 4 में से एक पाया अचानक से अगर मान लो टूट जाए तो क्या आप बैलेंस कर पाओगे? नहीं ना, शायद काफी लोग गिर जाए इसमें। तो अब उसमें बैठना भी एक फिजिक्स है। तो फिजिक्स हर जगह है, ठीक। हालांकि फिजिक्स का सही जो मतलब शब्द है ये अगेन ग्रीक लेटर है और ये फ्यूसिस, जिसका मतलब होता है नेचर। तो फ्यूसिस का मतलब है नेचर। अब ये जो फ्यूसिस वर्ड है ये एरिस्टोटल एक अगेन एक फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर, जिन्होंने 350 बीसी में ये चीज बताई थी। बीसी का मतलब यहां पे बिफोर क्राइस्ट है, तो काफी पहले ये थ्योरी बताई गई थी और उन्होंने बोला था कि फिजिक्स है। तो क्या है फिजिक्स? फिजिक्स है स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना, और इन सारी चीजों को जानना। अब अगेन सिर्फ इतना सा अगर मैं बोल दूं कि सिर्फ ये फिजिक्स है तो ये जस्टिफाई नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स में एक्चुअली क्या है कि अगर मैं इसको सिर्फ स्टडी कर रहा हूं तो यहां पर मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये इन सब के बेस के साथ साथ जितने बच्चे आगे पीसीएम जिन बच्चों ने ले रखी है वो लोग इंजीनियरिंग करेंगे, तो बच्चों आपके इंजीनियरिंग का बेस भी फिजिक्स है, समझे। तो इन सारी चीजों का बेस है। अच्छा, बट पता है फिजिक्स की सबसे बड़ी खूबी, सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? फिजिक्स की सबसे अच्छी चीज ये है कि इसकी बहुत अंदर, इसके अंदर बहुत सादगी है। मतलब क्या है कि बहुत बेसिक लॉज हैं और इतने सिंपल, बेसिक मतलब सिंपल, इतने सिंपल लॉज हैं जो बड़ी सादगी से एक्सप्लेन एवरीथिंग इन नेचर, जो बड़ी सादगी से सब कुछ। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं सिंपल तो सर क्या सिंपल, अब क्या सिंपल बता रहे हो, है ना। तो देखो सिंपल का मतलब ये हुआ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। या चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैंने इसको दीवार मानो, मैंने दीवार को धक्का दिया, तो अगर मैंने दीवार को धक्का दे रहा हूं मैं इस वक्त और मैंने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई, मैंने मशीन से मेजर करा, तो दीवार भी मेरे ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। तो जब तक ये रेस्ट पर रहेगा ना तब तक ये मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर मान लो दीवार का वो सपोर्ट नहीं है, मतलब अगर मैं इतनी फोर्स पर्दे में लगा रहा होता तो मतलब सोचो कि यहाँ पर एक पर्दा लगा हुआ है और मैं ऐसे करके खड़ा हो रहा था और मैंने पर्दे पे हाथ रख करके ऐसे करके खड़ा हो रहा था, तो फिर आई विल फॉल डाउन, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें वो मेरे साथ साथ मूव हो गया, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से उसमें फोर्स नहीं लग पाई। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो हैं, ठीक है, वो हमारे बहुत सिंपल से लॉज बता देते हैं। अब एक और चीज देखो क्या है कि अगर मान लो कि 2 मैग्नेट है मेरे पास, दोनों के नॉर्थ पोल पास में लाता हूं तो वो रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ पास में लाता हूं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी बहुत एक सिंपल सा लॉ है। इस सिंपल से लॉ के बेसिस पर हमने ये बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, उसमें क्या रिलेशन है ना। तो हालांकि 12th का टॉपिक है, तो सोचो शुरुआत तो बहुत सिंपल से हुई लेकिन वो दुनिया की सारी चीजें बताने में सक्षम है। ये है फिजिक्स की शक्ति, ठीक। आई बात समझ में? तो यहां से हम लोग ये कह रहे हैं फिजिक्स। अच्छा, इसी फिजिक्स को पढ़ने के लिए और सिंपलिसिटी से पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूं फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है बच्चों। 2 चीजें हैं, ये आप लोग जरूर देखना। यूनिफिकेशन और दूसरा रिडक्शन। तो यूनिफिकेशन मतलब
फॉर द ईज, मतलब ज्यादा आसानी से पढ़ने के लिए, फॉर अवर ईज ऑफ स्टडी, मैंने सारी चीजों को एक मान लिया। मतलब क्या सर, एक फॉर्मूला बताओ, ज्यादा हम पढ़ने के मूड में नहीं है, ठीक? तो मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा और वो एक चीज हमारी फिजिक्स को एक्सप्लेन कर देगी। ये हुआ यूनिफिकेशन, है ना? समझ में आया? देखो, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफिकेशन? कि फॉर द ईज ऑफ स्टडी वी यूनाइट सिमिलर थिंग्स टुगेदर, एक साथ सबको जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं दो चीज ले रहा हूं बच्चों, एक मैकेनिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बच्चों मैंने दो चीजें ली, दो एग्जाम्पल लिया, एक मैकेनिक्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैकेनिक्स कहीं ना कहीं हमारी सर न्यूटन के द्वारा जो चीजें थी उन्हीं पर चलेंगी। सर न्यूटन को आप ऐसे कह सकते हो कि हमारे पिलर हैं फिजिक्स के, ठीक है? और वहां दूसरी तरफ में हमारे जो दूसरे पिलर हैं फिजिक्स के, वो है सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। हाँ, अब ये जो न्यूटन ने जो चीजें बताई फिजिक्स के अंदर, वो चीजें क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आती है, वो बहुत पहले वो बता चुके थे। बच्चों मैं यहाँ पर अगेन क्लियर कर दूं, साइंस और फिजिक्स हमारा सिर्फ एनसीईआरटी चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें हम फिजिक्स के बारे में, साइंस के बारे में जान रहे हैं, है ना? तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आता है, ये जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताया था, और ये जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने सन 1700 के अराउंड बताया, सॉरी सन 1900 के अराउंड बताया था, 1900 की एरा से जस्ट पहले, थोड़ा सा पहले। तो उस टाइम पे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल आए थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सारा उन्होंने गवर्न करा था। अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया ना कि आपके फोन में वेव्स आ रही हैं, उस वेव से आपका नेट चल रहा है ना? तो वो सारी चीजें जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा संभव थी। उन्होंने 4 इक्वेशन दी थी, ठीक? 4 इक्वेशन कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड, 4 डिफरेंशिएशन की, 4 इंटीग्रेशन की, और उन्होंने उसी में सारी हमारी बहुत सारी चीजें कवर कर दी थी। तो मैं इसीलिए उनको वन ऑफ द पिलर मानता हूं। तो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सारी चीजें एक साथ गुजरी, बात खत्म, ठीक है? एक फॉर्मूले में सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। और रिडक्शन फॉर डिटेल स्टडी, फॉर डिटेल्ड स्टडी वी रिड्यूस इन स्मॉल सेगमेंट्स। तो बच्चों ये स्मॉल सेगमेंट्स है क्या? स्मॉल सेगमेंट है आपके, फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स लो। अब मैकेनिक्स को मैं ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है? मैकेनिक्स को मैंने ब्रेक करके सबसे पहले मैंने आपको कहा काइनेमैटिक्स। अब काइनेमैटिक्स को फर्दर रिड्यूस कर सकते हो, 1D मोशन या 2D। तो बच्चों 1D आपका हो जाएगा एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, 2D हो जाएगा एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4। काइनेमैटिक्स के बाद आता है डायनामिक्स। डायनामिक्स है आपका एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। डायनामिक्स के बाद आता है बच्चों आपका वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी, तो बच्चों यह है आपका चैप्टर नंबर 6। फिर आता है बच्चों रोटेशनल मोशन, यह आता है चैप्टर नंबर 7। फिर बच्चों रोटेशन के बाद आपका आता है, रोटेशन मोशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन, तो ये भी हमारा मैकेनिक्स का पार्ट हुआ। अच्छा, ग्रेविटेशन क्या है? ये चैप्टर 8 है। फिर इसके बाद हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो या तो फिर हम ऐसे कह लो कि हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 है। तो कहीं ना कहीं आपको काफी हद तक आइडिया लग गया होगा कि हम लोग बेसिकली यही चीजें पढ़ने वाले हैं, है ना? तो इस कड़ी में चैप्टर नंबर 2 कहां गया? चैप्टर नंबर 2 हम लोग थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो यहाँ पर ये हो गए हमारे मैकेनिक्स के 7 पार्ट। तो बच्चों फिजिक्स पढ़ने के लिए यूनिफिकेशन और रिडक्शन, फिजिक्स के लिए बच्चों मैंने एक चीज बताई आपको, मैं इसको जरा अलग कर दूं। मैंने एक चीज बताई आपको फिजिक्स के लिए बच्चों कि हम बहुत बेसिक से लॉज पढ़ेंगे, बेहद आसान, और उससे हम दुनिया की सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बस ठीक, सबको एक साथ यूनाइट कर देंगे, यूनिफिकेशन अलग कर देंगे, रिडक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? और ये पढ़ने का एक तरीका है, जैसे मैंने साइंटिफिक वे बताया था ना, साइंस को पढ़ने का तरीका है। तो अगेन ये साइंस, इन सबका बेस वही है, इन सबका बेस फिजिक्स है। तो इन सबके बेस के लिए फिजिक्स है, तो यही मेथड रहेंगे हमारे हमेशा, ठीक है? यहां तक आपको काफी सारी बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। तो आप लोग यहां तक इसे एक चीज और
इसमें पता है क्या, फिजिक्स की हमारे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो जरा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में एक और लिख दूं, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अच्छा बच्चों, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। हाँ, अगला है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है बच्चों, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के बाद है ये हेडिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स। अगला ऑप्टिकल फिजिक्स या ऑप्टिक्स। अगला हम लोग कहेंगे हमारा मॉडर्न फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो ये हमारी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स थी। अब इन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो 11वीं क्लास बहुत आसान है बच्चों, केवल 2 चीजें 11वीं में है, बाकी मैं आपको 12वीं में पढ़ाऊंगा। ठीक, अब हम ये कह सकते हैं कि हमने फिजिक्स के बारे में अपनी पढ़ाई से रिलेटेड काफी कुछ अब जान लिया है, और मैं आप सब लोगों को ये कहूंगा कि आप सब लोग जरूर एक्साइटेड होंगे, और यही हमारी एक्साइटमेंट थी। ठीक है, आप सब लोग जरूर एक्साइटेड होंगे कि हम लोग आगे जो भी हम अपने नेचर में देखें, स्कूल, घर से स्कूल जाते वक्त, स्कूल से वापस घर आते वक्त, कहीं घूमने गए, किसी वाटर पार्क में घूमने गए, तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं झूले का डिजाइन कैसा है। अपने घर के सामने वाले पार्क में गए, उस पार्क के एंट्री गेट में भी किस तरीके से घूमने वाली वो एंट्री की मशीन लगी हुई है, या जो एक गेट में जो चीजें लगाते हैं उस तरीके से लगा, तो हर एक चीज में फिजिक्स है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को वही कहूंगा, आप वो सारी चीजें जरूर देखो, डिस्कस करो, और आप मेरे साथ डिस्कस करने के लिए उसको नीचे मेरे ईमेल आईडी पर जरूर मेल करो बच्चों, ताकि हम उसे डिस्कस करें। फिलहाल आप लोग उसे नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ें।